अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज हमारा चौथा प्रेसर है जो कि मुल्तान में हो रहा है, और उनके तर्जुमान की हैसियत से मैं सारा अली सैयद, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साउथ पंजाब, यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ बैठे हैं ILF के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के सदर मलिक अब्दुल सत्तार साहब और ISF के साबका प्रेसिडेंट मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के मलिक बिलाल साहब। प्रेसर का मेन मकसद जो है वो PTI के मेन इश्यूज़ को हाईलाइट करना है और उस पर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सबसे बड़े इशू की तरफ, जो है हमारे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आइसोलेशन। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया 5 अगस्त 2023 को और आज उनकी नाहक कैद को 906 दिन हो गए हैं। अदालती अहकामात के बावजूद तकरीबन 3 माह से उनको इनह्यूमन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और फैमिली और वकला से उनकी मुलाकातें नहीं कराई जा रही, हत्ता कि डॉक्टर्स तक भी रसाई नहीं है। यहाँ तक कि बुशरा बीबी जो कि उनकी अहलिया हैं, उनकी फैमिली को भी उनकी मुलाकात से रोका जा रहा है। उनकी रोज़मर्रा की जो बुनियादी ज़रूरियात का सामान है वो भी उन तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा। आखिरी बार इमरान खान साहब से मुलाकात को अब 55 दिन गुजर चुके हैं, जो कि आखिरी बार 2 दिसंबर को कराई गई थी, और वो भी जिन हालात में कराई गई थी वो भी आप सब जानते हैं कि किस तरह से सुबह से लेकर रात तक इमरान खान साहब की बहनों, रफ़क़ाए कार और वकला को अडियाला जेल के बाहर धरना देना पड़ा, पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा और उसके बाद केमिकल मिला पानी वाटर कैनन से बुजुर्ग ख़वातीन और हजरात के ऊपर फेंका गया। दुख की बात यह है कि जब गुल प्लाजा जैसी बिल्डिंग्स में कराची में आग लगती है तो आपके पास आग बुझाने का सामान और वाटर कैनन मौजूद नहीं होती, मगर जब बहनें अपने भाई से मुलाकात की आस लिए हर मंगल को अदालती अहकामात के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर आती हैं तो उन पर हमला करने के लिए वाटर कैनन आपके पास मौजूद होती है और ये पानी आपने उनके लिए संभाल के रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह करती है कि ये इक़दाम किसी जेल मैनुअल या अदालती कार्रवाई के तहत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसके ज़रिए इस गैर कानूनी आइसोलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक ब्लैटेंट और क्लियर वायोलेशन है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक आइसोलेशन बज़ाते खुद एक टॉर्चर है। पाकिस्तान की 78 साला तारीख में किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 250 से ऊपर जाली केसेस हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक उनका ये पूरा राइट है कि इन केसों के सिलसिले में उनको वकला से मुलाकात करने दी जाए और उनकी फैमिली से मुलाकात करने दी जाए, जो कि अदालती अहकामात के मुताबिक 2 दिन मुकर्रर हैं हफ्ते में, जुमेरात और मंगल का दिन उनकी फैमिली और रफ़क़ाए कार और वकला से मुलाकात का, मगर ये इजाज़त उनको नहीं दी जा रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बहुत तशवीश का शिकार है कि हमें उनकी खैरियत का पता नहीं लग रहा। कहा जाता है कि इमरान खान की मुलाकातें इसलिए बंद हैं कि अंदर से ऐसे मैसेजेस बाहर आते हैं जिससे अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। तो सवाल ये है कि बुशरा बीबी जो कि एक घरेलू खातून हैं, उनकी मुलाकातें क्यों बंद हैं? जेल मैनुअल को अगर पढ़ा जाए आर्टिकल 10A यानी ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन, आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, इन तमाम आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाए तो ये एक ब्लैटेंट वायोलेशन है ह्यूमन राइट्स की जो कि जा रही है। अनदर इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल ये है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और आइसोलेशन इज इंटेंडेड टू आइसोलेट अ प्रिजनर फ्रॉम अदर इनमेट्स बट इट डज नॉट लीगली सस्पेंड देयर फंडामेंटल राइट टू फैमिली और लॉयर मीटिंग्स अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अगर आइसोलेशन में भी रखा गया है तो इसका मकसद आपको अपने जेल के दूसरे इनमेट्स या साथियों से अलग करना होता है। इस वक्त भी आपको ये इख्तियार हरगिज़ नहीं है कि आप कैदी को उसके वकला और फैमिली से मिलने के फंडामेंटल राइट से रोक सकें। इमरान खान के मुकदमात की अपीलें या तो लगती नहीं और अगर लग जाएं तो सुनी नहीं जाती। वकला की मुलाकात की दरखास्तों पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। गुज़िश्ता मंगल बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें इमरान खान की बहनों को धक्के दिए गए, उनको दुकान में बंद करके शटर डाउन कर दिया गया। हमारे मासूम वर्कर्स, नौजवान, बुजुर्ग ख़वातीन पर बदतरीन लाठी चार्ज किया गया। अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए आने वालों की गाड़ियां उठाना और गाड़ियां गायब कर देना, गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना और तशद्दुद करना अब एक मामूल बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 टोक मुतालबा है कि इमरान खान की गैर कानूनी
तन्हाई को फौरी तौर से ख़त्म किया जाए, अहले खाना वकला से बिला रुकावट मुलाकात का हक दिया जाए और इनकी जिस्मानी और जहनी सलामती को यकीनी बनाया जाए। दूसरे सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हज़ारों वर्कर्स के केसों के साथ यही सलूक किया जा रहा है। उनमें हमारे कोट लखपत के असीरान हैं, जैसे महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा, एजाज चौधरी, अहमद बुच्चर साहब, और इसके अलावा जो गुजरांवाला के हमारे गिरफ्तार वर्कर्स हैं उनको जो सज़ाएं हुई थी उनकी अपीलें 1.5 साल के बाद लगी। लोगों ने सज़ाओं के खिलाफ अपीलें फ़ाइल की हुई हैं मगर उनकी तारीखें ही नहीं मिल रही। इसी तरह हमारी बहादुर ख़वातीन जिन पर बेशुमार जाली और झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और उनको गैर आइनी तरीके से कई सालों की सज़ा सुनाई गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन तमाम बहादुर कारकुनान और ख़वातीन की सज़ाओं पर और उन पर होने वाली फस्तायत की शदीद मजम्मत करती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 7 मई 2025 के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये डायरेक्शन दी थी कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की जाए ताकि सिविलियंस मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें फाइल कर सकें, मगर आज तक ना तो मिलिट्री कोर्ट के फैसलों की ऑर्डर शीट हमें मिली, ना ही गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन पर कोई अमल किया। हमारे 61 मिलिट्री कस्टडी के अरेस्टेड वर्कर्स आज भी इंसाफ के इंतजार में 2 साल से 10 साल तक की सजाएं पाकर जेलों के अंदर बंद हैं। This delay is a total denial of justice and this is not acceptable. We are as Pakistani as anybody else in this country and we are as patriotic as anybody else in this country. तीसरी बात हमारी ये है कि नून लीगी वुज़रा को शर्म आनी चाहिए जो वो ये प्रचार कर रहे हैं कि पीटीआई दहशतगर्दी का साथ दे रही है। सबसे पहले ये वाज़े करना ज़रूरी है कि दहशतगर्दी एक कौमी मसला है जिसका मुकाबला सिर्फ सूबों पर इल्ज़ाम धरकर नहीं किया जा सकता। ये तहरीक इंसाफ का हरगिज़ भी मंशूर नहीं है। जो हमारे बच्चों को मारता है वो ना हमारा दोस्त है, ना पाकिस्तान का और ना ही हमारी आवाम का। हमारे अपने पार्लियामेंटेरियंस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है और इस मुल्क का हर बच्चा और हर जवान भी हमारा है। नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक राय पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही मुमकिन हुआ और इसी दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ अमली और मौसर इक़दामात किए गए जिनके नताइज पूरी दुनिया ने तस्लीम किए। खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पुलिस, सीटीडी और अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़कर मुल्क का दिफा किया है। आज अगर दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है तो इसकी बुनियादी वजह वफाकी सतह पर नाकिस पॉलिसी साजी है। तहरीक इंसाफ हमेशा से दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ रही है और हमारा इख्तलाफ सिर्फ दहशतगर्दी से निपटने की पॉलिसी पर है। अब आते हैं सिंध की तरफ। 18 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो साहब उस दिन सारे सफ़ीरों को बुलाकर अपनी 18 साल कारकर्दगी दिखा रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मगर असल में ये जो गुल प्लाजा में हुआ है, आपने यही आपकी 18 साल की कारकर्दगी है। आपने असल में यही किया है और कुछ भी नहीं किया। एक ऐसा प्लाजा जिसमें 1270 दुकानें हैं और उसमें आग लग गई और आज आप कह रहे हैं कि जी दुकानें चूंकि ज़्यादा बन गई थी इसलिए आग लग गई। तो जनाब, जब दुकानें ज़्यादा बन रही थीं उस वक्त आपका बिल्डिंग कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा था? उस वक्त आपकी सिंध हुकूमत क्या कर रही थी? गुल मार्केट में तकरीबन 100 से ऊपर अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, बेशुमार गुमशुदा हैं, आज़ा मिल रहे हैं जो कि बियॉन्ड रिकग्निशन है। जानबूझकर लाशों की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन को सुस्त किया गया ताकि आवाम को लाशों के असल आदादो शुमार का पता ना लग सके और हम ये समझते हैं कि यह हादसा नहीं है, ये एक जुर्म है। अपनी दौरे हुकूमत में सिंध हुकूमत को बतौर तोहफा दिए थे। यह आग पहली दफ़ा नहीं लगी और ना ही ये कोई पहली बिल्डिंग है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि यह आपकी 17-18 साल की एक इबरतनाक नाकामी है। सिंध के अंदर कोई मौसर रेस्क्यू का इदारा नहीं, कोई कैपिटल एमरजेंसी नहीं, टोटल गवर्नेंस का फेलियर है। अब आते हैं मईशत की तरफ। हमारी जो कोलैप्सिंग इकोनॉमी है, हमारी बुनियादी तशवीश ये है कि जितने बड़े दावे किए जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मईशत इनसे संभल नहीं रही। वज़ीर आज़म महीने में 3 हफ्ते बैरून मुल्क रहते हैं, वापसी पर MOUs का शोर मचाया जाता है, मगर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी इस मुल्क में नहीं आई। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर थे, जबकि आज जो ज़खायर दिखाए जा रहे हैं वो अपने नहीं हैं बल्कि बैंकों के कर्जे हैं और दोस्त ममालिक की आर्जी रकूम है। एक्सपोर्ट की कमी, कारखाने बंद और साल 2025-26 के दौरान 8 मिलियन अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। खुद हुकूमती इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 21 बरस की बुलंद तरीन सतह पर जा चुकी है।
कभी गंदम स्कैंडल, कभी चीनी स्कैंडल, कभी दुबई लीक्स, अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। IMF के मुताबिक 2 साल में 5300 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। 2022 में हुकूमत पर 46,000 अरब का कर्जा था, आज ये 78,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। सिर्फ पिछले महीने 576 अरब नया कर्जा लिया गया है। क्या ये मुल्क सिर्फ कर्जों पे चलाया जाएगा? हमारे दौर में कोरोना के बावजूद GDP ग्रोथ रेट जो था वो 6.4% था। आज ये जाली आदादो शुमार के तहत 2.7 दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में 2% से भी कम है। 12 करोड़ अवाम खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोज़गार, कुव्वत ख़रीद और उम्मीद सब ख़त्म हो चुकी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक 150 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा स्पिनिंग मिल्स और 400 से ज़्यादा जिनिंग फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है। महंगी बिजली, गैस और भारी टैक्सेस ने कारोबार और रियल एस्टेट को मफलूज कर दिया है। साल 2019 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 706 अरब रुपए थी, जो 2025 में कम होकर 377 अरब रुपए रह गई, यानी तकरीबन आधी रह गई। बिजली के शोबे की नाअहली भी देख लीजिए। बिजली की इजाफी पैदावारी सलाहियत के बावजूद 4000 मेगावाट कमी और लोड शेडिंग चल रही है। 25 LNG कार्गो जो है वो मनसूख कर दिए गए, जिसका नतीजा शदीद गैस बहरान की सूरत में निकला। वजारत सनत अब सनत को छोड़कर घरेलू सार्फिन को गैस देने पर गौर कर रही है। ये तरक्की नहीं, बदइंतजामी, नाअहली और मईशत का गला घोंटने की दास्तान है। गुज़िश्ता 35 साल में पावर सेक्टर की इस्लाह नहीं, सिर्फ इंतजामी तब्दीलियां की गई। तवील और गैर ज़रूरी बिजली के मुआहिदे किए गए, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली खरीदी गई और नाकामी का बोझ बिजली के बिलों के ज़रिए आवाम पर डाला गया, जिसका नतीजा सबके सामने है, यानी महंगी बिजली, सर्कुलर डेट, जिद्दत की कमी, सार्फिन से बेतहाशा वसूली हमारे हिस्से में आई है। ये बिजली का नहीं, गलत फैसलों, नाकस इंतज़ाम का बहरान है। अब आ जाते हैं किसान दुश्मन पॉलिसियों की तरफ। 2200 अरब रुपए का नुकसान, DAP और यूरिया दुगनी से ज़्यादा महंगी, किसान से फसल सस्ती खरीद कर आवाम को आटा, चीनी महंगी दी जा रही है और दरमियान में माफिया लूट रहा है। आपने लाखों टन सब स्टैंडर्ड गंदम यूक्रेन से मंगवाई, यहाँ पर प्राइसेस ड्रॉप की और ज़रई मईशत को दानिस्ता तौर पर तबाह कर दिया, जिसके बायस मकामी किसान अपनी गंदम ओपन मार्केट में 1800 से 2000 रुपए फी मन फरोख्त करने पर मजबूर हो गया। आज वही गंदम 5000 प्लस पे बिक रही है। आपने किसान की कमर तोड़ दी। किसानों पर एक तसलसल के साथ जुल्म किया गया। सिर्फ गंदम नहीं, मकई, किन्नू, आलू की काश, सबके साथ ऐसा ही सलूक हुआ। पाकिस्तान की मईशत तबाह करके रख दी और लोगों की परचेजिंग पावर को ख़त्म करके रख दिया। परचेजिंग पावर में रूरल एरिया के अंदर 17 से 18% और अर्बन एरिया में 11% तक रिडक्शन हुई। पिछले 3 वर्षों में दर्जनों इंटरनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं। ये हुकूमत की नाकामी और सरमायाकार के फरार होने का सबूत है, जिनमें शामिल हैं शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, यामाहा, टेलेनॉर और फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनियां जैसे नोवार्टिस, बेयर, सनोफी, GSK और ICI शामिल हैं। और ये इज्तमाई इनखला इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत में सरमायाकारी के लिए गैर महफूज और गैर यकीनी बन चुका है। 30 लाख नौजवान सिर्फ 6 माह में मुल्क छोड़ के चले गए। ये इस निज़ाम पर अदम एतमाद का रेफरेंडम है। हम IMF से $7.5 अरब की भीख मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान छोड़कर जाने वालों ने $48 अरब बैरून मुल्क मुंतकिल किए। अगर हर एक ने एजेंट को 40 लाख रुपया दिया तो 13,000 अरब बनता है और इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 48 अरब डॉलर्स बनते हैं। तरसीलाते ज़र यानी रेमिटेंसेस में इजाफा बड़ी हद तक लाखों पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़ने का नतीजा है। FBR ने टैक्स रिफंड्स रोककर वसूलियों के आदादो शुमार आर्टिफिशियली बढ़ा दिए। नतीजतन कारोबार शदीद लिक्विडिटी क्राइसिस में है और बुलंद शिराह सूद पर कर्ज लेने पर मजबूर। बुलंद टैक्सेस, महंगी तवानाई और करप्शन और IMF पर इन्हिसार और सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत का गला घोंट दिया है। कंस्ट्रक्शन का शोबा और इससे जुड़ी 40 सनतें तबाह हो चुकी हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पिछले साल 1400 अरब रखे थे, खर्च सिर्फ 48 अरब हुए, यानी 32%। बाकी 952 कहाँ गए, इसका कोई पता नहीं। प्लानिंग मिनिस्ट्री में 19 अरब का बजट था, खर्च सिर्फ 20% हुए, बाकी कहाँ गए।
یہ محض اعداد و شمار نہیں، یہ عوام کی روزمرہ زندگی، مستقبل اور امیدوں کا سوال ہے۔ موجودہ نظام نے معیشت کو نہیں سنبھالا بلکہ مزید تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں عوامی آواز کو پہنچانے کے 3 یا 4 راستے ہی ہوتے ہیں: پارلیمنٹ، عدلیہ یا عوام کا مینڈیٹ۔ بدقسمتی سے پارلیمنٹ ہماری جو ہے فارم 47 کی جعلی پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو چکی ہے۔ عدلیہ کی سٹینڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد، اور رہ گیا عوام کا مینڈیٹ جو کہ 8 فروری کے ڈاکے کے بعد ہم سے چھین لیا گیا۔ حکمرانوں کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ لوگ اب آپ پہ اعتبار نہیں کرتے۔ پیپل ڈونٹ ٹرسٹ یو اینی مور، اور عوام کا اعتماد اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ ان کو واپس کیا جائے۔ جمہوریت کی بنیاد عوام کی مرضی اور رائے پر ہوتی ہے، اور عوام کی رائے کا احترام نہ کیا جائے تو پھر ایسے ہی نتائج سامنے آتے ہیں جن کا خمیازہ ہمارے پورے ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کا یہ دعویٰ کہ آئے مذاکرات کریں، ایک طرف آپ عمران خان کے اوپر آئسولیشن لگا کر ان کی بہنوں اور خاندان والوں کے ساتھ فسطائیت کا بازار گرم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں۔ ملک میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتی نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، صحافتی آزادی نہیں ہے، انسانی حقوق کی شدید ترین وائولیشن ہو رہی ہے۔ 8 فروری کا ڈاکہ ہم نہ بھولے ہیں اور نہ بھولنے دیں گے۔ آخر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔